जिंदा सिखों के गले में टायर फंसाकर उसमें टायर डालकर आग लगा दी गई। वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। पूरा इंसानियत और देश को शर्मसार करने वाला था। वो 9 तारीख से कुछ कत्लेआम कुछ हल्का होना शुरू हुआ था। दंगों में तो दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ते हैं, इसमें तो ये तो वन साइडेड था। आरएसएस, बीजेपी जो आरएसएस का संगठन है, उसने क्या किया जरा वो सुन लीजिए। जिस कत्लेआम में भी लोगों को मारने के बाद जलाया जाता है, उसके तार कहीं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं यानी ये जलाकर मारना जो है, ये एक खास ट्रेडमार्क है। ये शहर उसके बाद मर गया। दिल्ली शहर की जो हालत है, वो 84 का कत्लेआम उसका जिम्मेदार है। जो कत्ल करने वाले थे, बड़े तादाद में रेप हुए थे, जलाए गए थे, लोगों की दुकानें लाइन लगाकर लूटी गई थी। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड शक्ति कोई इनके पीछे काम कर रही थी। सिखों के कत्लेआम को जायज़ ठहराते हुए नाना देशमुख ने डॉक्यूमेंट 8 तारीख को सबको बांटा था। सारे देश के अंदर वो कहा जाता है कि 5-5.5 हज़ार मारे गए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये आरएसएस के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो सारे चुनाव में सिखों के कत्लेआम पर वो सवाल उठाते थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। ये जाहिर है कि कांग्रेस के गुंडे इसमें शामिल थे, कोई शुबा ही नहीं है। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी अपनी मौत की हत्या के बाद, उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है ना। उनके दस्तावेज से ये बात उभर कर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे, इसलिए सिखों पर हमला होना ही था। अब बताइए, यहां सिख मारे जा रहे हैं, वहां आपने गांधी की हत्या की। आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। ये मनमोहन सिंह ने शायद एक ही काम सही किया था। ये 2 तरह का न्याय है, 2 तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ऊंची जाति के लोग करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। 84 का जो कत्लेआम है, जो इंसानों का खून बहा है, वो अब रुकेगा नहीं। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप फ्रेम से समझ गए होंगे कि आज हम फिर इतिहास के पन्नों से कुछ सच आपको बताने जा रहे हैं। और इस बार बात होगी 1984 के दंगों की। जी हाँ, 41 साल हो गए हैं, अभी भी इंसाफ के लिए लोग भटक रहे हैं। इसकी क्या कहानी है, क्या इतिहास है, कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है, क्या है, सब कुछ इसको समझाने के लिए हमारे साथ फिर से शमशुल इस्लाम साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। 41 साल हो गए सर। मैं छोटा था, मुझे वो जहन में अभी भी वो तस्वीरें याद आती हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ के जो सिख दोस्त थे, वो शलवार सूट और ये सब पहनकर कितने वक्त तक वो रहे हैं। बड़ा दर्दनाक है, आज भी वो हो जाता है। लेकिन अभी भी सर 41 साल के बाद भटक रहा है इंसाफ सर। जी नहीं, बहुत यानी पूरा इंसानियत और देश को शर्मसार करने वाला था वो जो हुआ। और आज आज जो 9 तारीख है, 9 तारीख से कुछ कत्लेआम कुछ हल्का होना शुरू हुआ था। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा दंगे, वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। दंगों में तो दोनों फरीक जो हैं, दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ते हैं। इसमें तो ये तो वन साइडेड था, वन साइडेड था। और यानी क्या क्या हुआ था उसमें, हमने क्या देखा और क्या सब कुछ हुआ था, वो तो मतलब महीनों लग जाएंगे अगर उसकी हम दास्तान बयान करने लगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली शहर के अंदर जिंदा सिखों के गले में टायर फंसाकर उसमें टायर डालकर आग लगा दी गई। और 12-14 घंटे जब वो एक इंसान जलता रहा, चिल्लाता रहा, तो उसको लोग चारों तरफ बैठकर जैसे कोई वो डांस देख रहे हो या कैबरे देख रहे हो, इस तरह के हालात थे इस शहर का। और ये शहर उसके बाद मर गया। यानी आप ये देखेंगे आज जो तमाम
दिल्ली शहर की जो हालत है, उसका जो मोरालिटी, उसकी इंसानियत सारी मर चुकी है। वो 84 का कत्लेआम उसका उसका ज़िम्मेदार है। तो 41 साल हो गए और क्या क्या कहा जाए। और 41 साल के बाद अभी हमको जो जो कत्ल करने वाले थे, बड़े तादाद में रेप हुए थे, जलाए गए थे, लोग जलाए गए थे, लोगों की दुकानें लाइन लगाकर लूटी गई थी। मैं मॉडल टाउन में रहता था और मेरा भाई इंग्लैंड में रहते थे, बड़े भाई। उन्होंने बीबीसी पर उन्होंने देखा कि क्योंकि भाई यहाँ आते थे, तो विजयनगर के अंदर, विजयनगर की बाहर जो मार्केट है, बल्कि उसको अब कैंप की मार्केट कहते हैं, अब गुरु तेग बहादुर नगर हो गया है, तो उसमें पुलिस वाले लाइन लगवाकर एक कपड़े की सरदार जी की दुकान को लाइन लगवाकर उठवा रहे थे कि एक एक थान लेना है, जाओ, तुम्हारे आपस के झगड़ों के अंदर तुम लूट नहीं पाते हो सही तरीके से। शक्ति नगर के इसी तरह की वाकयात हैं कि लाइन लगवाकर, पुलिस वाले हैं नहीं तो गुंडे जो हैं वो लाइन लगवाकर कि उठाओ आराम से एक। और ये इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड शक्ति कोई इनके पीछे काम कर रही थी। तो ये सब हुआ था। मेरे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो किस तरह से उनको आप समझ लीजिए किसी सिख के बाल काटना, उनकी दाढ़ी काटना, कैसे उनको सत्यवती कॉलेज जो यहाँ पर था, तिमारपुर में था, उनको कैसे काट के कैसे निकाला, कैसे पहुँचाया। तो ये सब जो है आज भी लरस जाते हैं और शर्मिंदगी के अलावा कुछ हाथ लगता नहीं। तो ये 41 साल के बाद मैं लगभग पिछले 30 साल से हर इस कत्लेआम की बरसी पर एक ही डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता हूँ। वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता हूँ मैं, ये नाना देशमुख की दस्तावेज़ रिलीज़ करता हूँ, जो अभी बताऊंगा इसका डिटेल्स। ये जॉर्ज फर्नांडिस ने सिखों के कत्लेआम को जायज़ ठहराते हुए नाना देशमुख ने डॉक्यूमेंट 8 तारीख को सबको बांटा था, पॉलिटिकल लोगों को और इनको। तो उसको जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने इसको अपनी अखबार प्रतिपक्ष में छापा था। इस पर हम इस पूरे संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन ज़रा सा हम समझ लें कि क्या माहौल होता रहा है। माहौल ये होता रहा है कि आप और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, यानी उसके अंदर सरकारी जो डाटा है वो ये कहते हैं कि सिर्फ इतने लगभग 300 लोग मारे गए थे। राजधानी में 2733 मारे गए, जबकि ये कहा जाता है कि 3000 से ज़्यादा थी। और उसके बाद सारे देश के अंदर वो कहा जाता है कि 5-5.5 हज़ार मारे गए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये सच है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सब में जो मौतों की तादाद कितनी कम करके लिखते हैं। तो ये कुछ आने वाले सालों तक, एक तो यह है कि कांग्रेसी राज में कमीशन बैठते रहे, एक कमीशन के बाद दूसरा कमीशन, एक कमीशन के बाद दूसरा कमीशन। आज तक जहाँ तक मैंने गिनती की है 16 कमीशन बैठ चुके हैं। 16 कमीशन है ना, 16 कमीशन बैठ चुके हैं। और चलिए, कांग्रेसियों ने तो वो करना था, ये माना जाता है, कांग्रेसियों ने ये करना था। और ये आरएसएस के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो सारे चुनाव में 2014 में चुनाव में आने से पहले हमेशा हर चुनाव के अंदर वो इस सिखों के कारनेज पर, सिखों के कत्लेआम पर वो सवाल उठाते थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। और उसके बाद ये फिर एक और कमीशन बना दे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी बना देता था, फिर उसके बाद एक वो एसआईटी सबमिट करते थे, दूसरी एसआईटी बन जाती थी कि उन्होंने जितना किया उसके बाद अब काम को आगे बढ़ा दो, लेकिन कोई काम आगे बढ़ता नहीं था। तो 41 साल के बाद और मेरे ये लगातार छापने के बाद, अभी भी मैंने रिलीज़ किया 2 तारीख को स्टोरी, हिंदी अंग्रेज़ी में। तो वही क्या कहते हैं कि वो ढाक के 3 पात होता है ना, वही है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले जो ट्रिब्यून के अंदर एक हिंदू सीनियर जर्नलिस्ट ने जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, ट्रिब्यून चंडीगढ़ का।
दर्ज किए गए 650 मामलों में से 362 में आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन केवल 39 में ही दोष सिद्धि हुई है। उसी में आपने कहा है कि इनके दोष सिद्ध हुए। सबूतों, गवाहों या पुलिस की इच्छा शक्ति के अभाव में लगभग 300 मामले खारिज हो गए। अब मुश्किल से 20 मामले ही बचे हैं जो दिल्ली की निचली अदालतों में या उच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित हैं। बाकी को व्यवस्था की खामोशी ने निगल लिया है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद मैंने किया है। ये आंकड़े ऐसे लोकतंत्र की कहानी बयां करते हैं जो अपने मृतकों को भूल गया है। इस हफ्ते जब शहर इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा की बरसी मना रहा है, अदालतें अभी भी पीली पड़ती फाइलें और धुंधली होती यादों को खंगाल रही हैं। एक ऐसी न्याय प्रक्रिया जो समय से भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो अभी 5-7 साल पहले तक तो ये था कि जब भी 84 का कत्लेआम की बरसी आती थी तो मोदी जी कहते थे इनको नौकरियां दी जाएंगी, इनको ये किया जाएगा, इनको ज़मीन दी जाएगी। अब वो भी नहीं होता है। कल परसों जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है कि उनके परिवारों को नौकरियां दी जाएंगी, यानी 41 साल के बाद नौकरी देंगे जब वो नौकरी के काबिल ही नहीं होंगे। यानी वो जो कातिल जो लोग मरे, शहीद हुए, मैं उनको शहीद कहता हूँ, मैं उनको मौत नहीं कहता हूँ उसको, जो सिख शहीद हुए, तो उनको 41 साल के बाद उनके जो परिवारजन हैं उनको आप नौकरी देंगे। तो ये एक रूटीन बन गया है। जैसे हर साल हम बरसी पर किसी के फातिहा पढ़ते हैं या कोई सादर नमन कहते हैं, तो ये एक रूटीन बन गया है। अच्छा, अब ये ज़रा सा एक सवाल ये उठता है, ये जाहिर है कि कांग्रेस के गुंडे इसमें शामिल थे, कोई शुबा ही नहीं है। ये इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी अपनी मौत की हत्या के बाद उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है ना। तो ये उन्होंने कहा था। और मनोज मित्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे, मतलब उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने तो किताब लिखी व्हेन अ ट्री शुक डेली दी 1984 कार्नेज एंड इट्स आफ्टरमाथ में साफ लिखा है कि भाजपा की बात कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने तो मान लीजिए वो करना ही था ना, है ना। आरएसएस, बीजेपी जो आरएसएस का संगठन है उसने क्या किया, जरा वो सुन लीजिए। मित्ता ने लिखा है, भाजपा की हुकूमत के बावजूद ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिलती जिससे यह जाहिर हो कि जो कत्लेआम कांग्रेस के राज में हुआ था उसके जिम्मेदार लोगों की सजा दिलानी है। उनको कोई वो नहीं है। ऐसा लगता है मानो 1984 और 2002 गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के आयोजकों के बीच एक मौन सहमति है। बाद में तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जब भी 84 की बात उठाओ और मोदी से पूछो, आरएसएस बीजेपी से आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं अरे 2002 का गुजरात का बात उठाओ, बारे में कहो तो एकदम से कहेंगे 84 के बारे में आप क्या सोच रहे हो। और जो हम सोच रहे हैं वो आज हमको बताना चाहते हैं, और मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र के लिए आप आए भाई। तो और आपने शुक्रिया अदा किया था कि मुझे मौका देते थे। असल में आप मुझे मौका दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आपने मेरी बात, जो पिछले तमाम चीज़ें जिस तरह से सारे देश में फैलाई हैं, इंडिया के बाहर उर्दू हिंदी जानने वालों के बीच में जो आप लेकर गए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। तो ये देखिए, कांग्रेसी इसके पीछे थे, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। उनकी क्षमता के बाहर था कि वो इतना बड़ा कत्लेआम करा दें, क्षमता के बाहर था। और मेरा एक स्टडी है हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, आरएसएस को लेके, कि जिसके अंदर भी, जिस कत्लेआम में भी लोगों को मारने के बाद जलाया जाता है, उसके तार कहीं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? इनकी सबसे प्रिय किताब है आनंद मठ। आनंद मठ उसको नेशनलिस्ट, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट कहते हैं। और वंदे मातरम को तो अभी मोदी जी और शाह जी जो करेंगे, हम एक एपिसोड उस पर करेंगे भी, करेंगे ना भाई। जी। तो उसमें जो सीन है मुसलमानों की बस्तियों को जलाने के, उनकी दाढ़ियों को जलाने के, उनको ज़िंदा मारने के, उनसे ये कहो कि अल्लाह अकबर की जगह और खुदा और रसूल को गाली बककर हरी हरी बोलो, ये सीन जो हैं, मैं जानता हूँ ये खेल के तौर पर जो हिंदुत्ववादी जो शिविर होते हैं
प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसमें खेल के तौर पर किए जाते हैं। तो ये जलाना जो है ना, ये मतलब जिसको आपने सिख को मार दिया, उसको आपने कर दिया, लूट लिया, उसके बाद फिर आप उसको जला रहे हैं। आपने चाकू मार दिया, ये आपने देखा, आपने बाबरी मस्जिद गिरने के फौरन बाद देखा, उसके बाद आपने देखा गुजरात के अंदर 2002 के अंदर, ये आपने कंधमाल में देखा सन 2006-2007 में जो ईसाइयों के साथ किया गया। यानी ये जलाकर मारना जो है ये एक ख़ास ट्रेडमार्क है। हाँ, अच्छा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सोच रहा था, तो मेरे को अपनी सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल गया। ये 8 तारीख को नाना देशमुख जी कौन है उस पर अभी हम आएंगे। ये आरएसएस के बहुत बहुत सीनियर कैडर हैं, ये होल टाइमर हैं, और ये आरएसएस के होल टाइमर के तौर पर ही मरे। इन्होंने 8 तारीख को जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया, वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ज़रा उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। नंबर 1, सिखों का कत्लेआम किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं था, बल्कि वह क्रोध एवं रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। साफ लिख रहे हैं वो, कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि हिंदुओं को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने लिखा कि देश के लोगों को बहुत गुस्सा और रोष था इंदिरा गांधी के मरने के बाद, और सिख पूरे के पूरे सारे के सारे सिख जो आतंकवादी करके जो मार रहे थे लोगों को। नाना श्रीमती गांधी के 2 सुरक्षा कर्मियों जो सिख थे की कार्रवाई को पूरे सिख समुदाय से अलग नहीं करते हैं। साफ ये दस्तावेज कह रहा है। उनके दस्तावेज से ये बात उभर कर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे, इसलिए सिखों पर हमला होना ही था। सिखों ने स्वयं इन हमलों को न्योता दिया। इस तरह सिखों के कत्लेआम को उचित ठहराने के कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आगे बढ़ाया उन्होंने। ये कांग्रेस भी यही कहते थे ना कि ये तो होना ही था, बड़ा पेड़ गिरता है तो होती है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये तो सिखों ने इनवाइट किया था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को महामंडित किया और किसी तरह के उसके विरोध को राष्ट्र विरोधी बताया। जब हजारों की संख्या में सिख मारे जा रहे थे, तब वो सिख उग्रवाद के बारे में देश को चेतावनी दे रहे थे। इस तरह इन हत्याओं को सैद्धांतिक रूप से बचाव करते हैं, खुलेआम बचाव करते हैं। और इसी सबसे परेशान होकर जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में इनके सहयोगी बने, उन्होंने उसको फौरन छाप दिया था। उनके अनुसार समग्र रूप से सिख समुदाय ही पंजाब में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। वहाँ दिल्ली की सरकारें जो हिंसा भड़कवाती हैं, जिन्होंने भिंडरवाले को पैदा किया था, ये सब किया था, वो जिम्मेदार नहीं है, वो सिख समुदाय जिम्मेदार है। सिखों को आत्मरक्षा में कुछ भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि हथियारी भीड़ के खिलाफ धैर्य और सहिष्णुता दिखानी चाहिए थी, टॉलरेंस दिखाना चाहिए था। हथियारी भीड़ नहीं, बल्कि सिख बुद्धिजीवी जनसंहार के लिए जिम्मेदार है। सीधा लिखा है। जैसे आज वो अर्बन नक्सल और ये सब के ये बुद्धिजीवी जो है, जेएनयू के जो बुद्धिजीवी हैं सारा कर रहे हैं, ये सिखों के बारे में यही शब्दावली इस्तेमाल कर चुके हैं, सिख इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। मेरे जो टीचर थे, जिनको मैं मतलब मेरे सबसे प्यारे टीचर जो आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, प्रोफेसर रणधीर सिंह, किस तरह से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे और 18 बार उनकी पगड़ी उतारवाई गई। वो एक लाइट स्लेटी कलर की पगड़ी पहनते थे, उनका वो था, यानी डीपी आप जिसको कह सकते हैं, और पूरा 6 फीट 3 इंच के थे वो, तो वो उनको पगड़ी उतरवाई जाती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को एकमात्र ऐसा मानते हैं वो, जो देश को एकताबद्ध रख सकी, और एक ऐसे महान नेता की हत्या पर ऐसे कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था। राजीव गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये कहकर सिखों की राष्ट्रव्यापी हत्याओं को उचित ठहराया कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो हमेशा कंपन महसूस हो जाता है। नाना दस्तावेज के अंत में इस बयान की सराहना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। राजीव गांधी सफल हो, ये आशीर्वाद देते हैं। ये दुखद है कि सिखों के जनसंहार की तुलना गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर हुए हमलों से की जाती है, और हम ये पाते हैं कि नाना सिखों को चुपचाप सब कुछ सहने की सलाह देते हैं। असल में उन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों पर भी हिंसा हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे, तो वो कह रहे हैं कि देखिए हमने भी जवाबी हमला नहीं किया था, हमने भी सह लिया था। अब बताइए, यहाँ सिख मारे जा रहे हैं, वहाँ आपने गांधी की हत्या की।
यहाँ आप कह रहे हैं कि आप चुप रहे। गांधी की हत्या करने पर आपकी जो आप कैसे जवाबी कार्रवाई करते हैं? हालांकि इन्होंने किया, इन्होंने आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। इसमें भी सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया, अभी मैं पढ़ूंगा उनका दस्तावेज, कि इस दंगे के अंदर मुसलमान शामिल थे। मुसलमान भी शामिल थे, गुंडे और लफंगे जो सारे थे वो शामिल थे, लेकिन मुसलमानों ने किया है, इसमें दूसरों ने नहीं किया, यानी हिंदुओं ने नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने भी, जब हमारे लोग मारे गए थे गांधी जी की हत्या के बाद, तो आपने भी कुछ नहीं करना चाहता। और देखिए कैसे दो अलग अलग विपरीत मामलों को बंदा मिला रहा है। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। केंद्र में कांग्रेसी सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के उपायों की मांग करते हुए एक भी वाक्य नहीं लिखा। ध्यान दें, नाना ने 8 नवंबर 1984 को ये दस्तावेज बांटा था। 31 अक्टूबर से ऊपर तारीख तक सिखों के हथियारों गिरोह का सामना करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। नाना को इस सब के लिए कोई भी चिंता नहीं थी। आरएसएस को सामाजिक काम करते हुए खासकर अपने खाकी निक्करधारी कार्यकर्ताओं को फोटो समेत प्रचार सामग्री करने का बड़ा शौक है। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। हालांकि वो बयान दे रहे हैं सिखों को आ जाना चाहिए, और आरएसएस कैडर्स को वो उनके राहत का काम करना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम एक फोटो दिखा, तुम हर रेलवे एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, कोई और चीज़ होती है, तो तुम्हारे आदमी वो नेकर पहन के, पता नहीं कहाँ नेकर लेके पहन सोई रहते हैं, एकदम से 10 मिनट में पहुंच के फोटो खींचना शुरू हो जाता है। 84 के कत्लेआम में तुम्हारा कोई फोटो नहीं है तुम्हारा बंदा बचाते हुए, जो तुमने खींचना चाहिए था और तुमने उसको प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। अच्छा, अब ये नाना देशमुख क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं कि तो 219 के गणतंत्र दिवस पर इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। तो आरएसएस, मोदी जी ने दिया, तो आरएसएस इसको दिलाने में कितना बड़ा रोल रहा होगा। और दूसरी तरफ ये बोल जाता है आरएसएस तो नाम वाम के चक्कर में रहती नहीं, वो तो कोई सम्मान नहीं चाहती कोई। और यह हम देख रहे हैं कि वो उनके मरने के बाद उनको दे दिया गया, और आरएसएस वालों ने नहीं कहा कि ये बंदा मर गया, अब कोई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, और कांग्रेस को मैं सलाम करता हूं उसके लिए कि उन्होंने 12 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट के अंदर, जो किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, वो कहा, मुझे सिखों से माफ़ी मांगते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है। मैं सिर्फ सिखों से ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूं कि 1984 में जो कुछ हुआ वो हमारे संविधान में लिखित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ था। ये मनमोहन सिंह ने शायद एक ही काम सही किया था। ये मनमोहन सिंह ने बाकी सत्यानाश इस देश का किया, नई आर्थिक नीतियां लगाकर, और आरएसएस के रास्ते को प्रशस्त किया, आरएसएस को आने को। तो लेकिन ये काम उन्होंने किया, और ये बहादुरी का काम था। सिख प्रधानमंत्री था, और उसने कांग्रेस के, जाहिर है सोनिया गांधी और इन सब के कहने पर ही उन्होंने ये किया। लेकिन इसके लिए आरएसएस ने क्या रिएक्शन किया, ज़रा वो सुन लीजिए भाई साहब। आरएसएस ने, इनका एक दीनानाथ बत्रा एक आदमी है, दीनानाथ बत्रा ने, ये स्कूल की किताबों में 11वीं और 12वीं की किताब में इसका जिक्र था कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हिंदू ईसाइयों के भी, हिंदू सिखों के बीच में दोस्ती हो, ये सोचना ही चाहिए। उसने एक चार्टर पेश किया एनसीईआरटी को और भारत सरकार को कि ये जो माफ़ीनामा है, जो उनका माफ़ी है इनका, ये निकाला जाए स्कूल की किताबों से। एक सिख प्रधानमंत्री बनकर माफ़ी मांग रहा है, वो स्कूल की किताबों में है। दीनानाथ बत्रा कह रहा है कि आरएसएस का बहुत सीनियर आदमी है, जिसने सारे स्कूलों में से गालिब निकालो, जो जातिवाद है उसके सारे संदर्भ निकालो, जो उर्दू के अल्फाज हैं किताबों से वो निकालो, ये सब निकालो। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर का निकालो क्योंकि वो राष्ट्रवाद के विरोधी थे, तो ये सब निकालो। उसमें ये भी था, ये माफ़ीनामा हटा दिया जाए। अच्छा, उसके बाद भाई साहब देखिए, इस देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। एक नतीजा निकल कर साफ होता है कि अगर आप
माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा होगी, बहुजनों के खिलाफ हिंसा होगी, दलितों के खिलाफ हिंसा होगी, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे मैं बताता हूँ, नेली जनसंहार 1983 में, असल में भारत में जेनोसाइड का तो शुरू हो गया जब 4-5 हज़ार मुसलमान, बंगाली मुसलमान औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया था ये बोडो लोगों ने, है ना। और उसके बाद FIR भी आज उसकी नहीं है क्योंकि बोडो से राजीव गांधी ने एक समझौता कर लिया था और FIR ख़त्म हो गई। हमारे देश का जो सबसे बड़ा जनसंहार है आज़ाद भारत का, वो अब FIR भी नहीं है उसकी। सिख जनसंहार 1984, मुस्लिम युवाओं का हाशिमपुरा कस्टोडियल जनसंहार 1987, अयोध्या मस्जिद विध्वंस के पहले बाद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा 1990 से 92 तक, गुजरात जनसंहार 2002 और कंधमाल में ईसाइयों का सफाया 2008, ठीक है जी। उसके बाद आप दलित विरोधी हिंसा की घटनाएं, एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के और ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ तो अनगिनत हैं। मतलब एक साल के अंदर 4-5 जनसंहार होना मामूली बात है। जैसे किले बिन्नामिनी 1968 का जनसंहार, ये साउथ के हैं सारा। 1997 में मेलावलाऊ जनसंहार आंध्रा का है। 213 मरक्कम दलित विरोधी हिंसा 2012, धर्मपुरी दलित विरोधी हिंसा सभी तमिलनाडु में, ये सभी तमिलनाडु में। सन 1985 में करमचेडू जनसंहार 1991, तसुंदर जनसंहार सभी आंध्र प्रदेश में। बथानी टोला जनसंहार 1997, लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार सभी बिहार में। 1997 रमाबाई हत्याकांड मुंबई। 2006 खेरलांजी हत्याकांड। 2014 जावखेड़ा हत्याकांड सभी महाराष्ट्र में। कर्नाटका में कई जनसंहार, और कई जनसंहार तो इस वजह से हैं कि ये जो दलित हैं, बहुजन हैं, इनको मुर्दा गाय के खाल उतारने के ठेके होते हैं इनको। जब वो उतार रहे थे तो इनका कत्लेआम किया गया झज्जर के अंदर। दशहरे वाले दिन जो लोग दशहरे से लौट रहे थे, उन्होंने 4 लोगों को, दलितों को, 2 तो शहीद हुए थे वहीं पर, उस तरह से हमला किया था। वो लाइसेंसी खाल उतार रहे थे। तो ये आपके सामने है। तो और अगर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, माइनॉरिटीज, दलित को हिंसा कर दें तो तुरंत SIT फॉर्म होगी, डेली हियरिंग होगी और फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं उसको सबसे पहला उदाहरण में बताता हूं कि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है, उसमें ज़मींदारों के खिलाफ वो लाए सीता भूमैया और सीता रमैया दोनों दलित थे, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद आप ये देखिए कि जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं, मुसलमान आतंकवादी जिनको कहा जाता है आतंकवादी हैं, और ठीक है आपने फैसला कर दिया आतंकवादी है, वो कर दिया आपने, उनको कैसे जल्दी फांसी दी गई है। उनके जन्मदिन पर फांसी, उनके रिश्तेदारों को उनकी लाशों को नहीं देखने दिया गया, उनकी कब्रें कहीं और बना दी गई हैं, है ना। वो तुरंत होता है, तुरंत हो जाता है। एक बंदे को तो जिसका कोई सबूत नहीं था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की जनता ये चाह रही है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्या नाम बताइए? वो जो जिसको ये जो पार्लियामेंट पर हमले का जो जिम्मेदार है, अफजल जी, हाँ, वो जो था, तो वो उसने ये सारा सबूत दे दिया कि मैं तो इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के लिए इस काम को लेकर आया था। और वो एक सरदार जी जो इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर थे, जो बाद में पकड़े भी गए थे, वो भी कहाँ हैं आप कुछ नहीं जानते। तो ये सारा चीज़ जो है ये इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद यानी मतलब ये है कि 2 तरह का न्याय है, 2 तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। मेजॉरिटी करेगी, ऊंची जाति के लोग करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अभी 2 बंदों को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक वो सज्जन सिंह है, एक जो है वो दूसरा वो क्या ना टाइटलर। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यानी वो ये कह रहे हैं ना कि यार भीड़ में हिंसा होती है। ये अभी संभल वगैरह में जो दूसरी जगह पे जहाँ मुसलमान हिंसा कर रहे हैं, वो सब चीज़ से आपके खैर टेक्नोलॉजी भी आप उनको लेके पकड़ के आप उनके फ़ोटो लगा दे रहे हैं, उनको उनके घर
गिरा दे रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में नहीं था, लेकिन उस ज़माने में PUCL PUDR जैसों ने ये रिपोर्ट पेश की, बहुत बहादुरी का काम था। ये उन्होंने पेश कर दी। आज ये नवंबर 27-28 को रिलीज़ कर दी, ये PUDR PUCL ने ये रिलीज़ कर दी जनाब। ये रिलीज़ हो गई नवंबर 1984 के आखिर में जी। और इसमें उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वो किया कि इसमें शाह कमीशन ने इसको दिया, ये सारे के सारे उन्होंने नाम कौन कौन जिम्मेदार, और ये सारा ग्राउंड रिपोर्ट थी PUCL PUDR की। इंटरव्यूज़ उन्होंने किए थे लोगों से, सिखों से, जो दूसरे लोग जो हमदर्द थे वो सब थे, उनसे इंटरव्यू किए थे। ये लिस्ट है जनाब, नाम सुन लीजिए। HKL भगत, बाबूराम शर्मा, सज्जन कुमार, ललित माकन, धर्मदास शास्त्री, जगदीश टाइटलर, महिंद्रा, मंगत राम जो सबसे बड़ा दालों का व्यापारी है, सुखना लासो, जगदीश टिंग टोकास, ईश्वर सिंह, बलवंत खोकर, फैज़ मोहम्मद, रतन लाल, सतबीर सिंह जी। ये कितने लोग हैं ज़रा मैं आपको, ये तो सारा उन्होंने अलग अलग किया है। 15 पॉलिटिशियन, यानी ये लगभग 300 लोगों के नाम है भाई साहब जी। 300 लोग, उनका एड्रेस है, उनके नाम है। किस ब्लॉक के अंदर किस आदमी ने कत्लेआम कराया, जैसे ब्लॉक 14 ये त्रिलोकपुरी, ब्लॉक 5 जिन्होंने कत्लेआम कराया जी, पपीता रिंग लीडर, ब्रह्मणी, ब्लॉक 14 में बालेश्वर भागी, बालकिशन, ब्लॉक 21 में बिहारी धोबी, ब्लॉक 25 में BD शर्मा, ब्लॉक 27 में इशरत अली उर्फ चन्नू, ब्लॉक 8 में सलीम वेल नोन गुड्डा, मासा ओपीएम डीलर। सारे डिटेल्स हैं। इनमें से कितनों को पकड़ा गया, कितनों को सज़ा दी गई, कोई नहीं जानता है। कोई हमने वाइट पेपर मोदी कहता था, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था वाइट पेपर आते ही हम जारी करेंगे, कोई वाइट पेपर नहीं आया। इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अच्छा, उसको छोड़िए, डॉक्टर जफर इस्लाम खान दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन बन गए, ठीक है। उन्होंने एक रपट जारी की इसको लेकर, 84 एंटी सिख राइट्स को लेकर, और दिल्ली का जो उस वक्त ये था अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, और सिसोदिया साहब भी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कैसे उनको जो जगह दी गई है उसमें उनको मिल्कियत के कागज़ नहीं है, गुंडे उनको परेशान कर रहे हैं, उनको जो कानूनी हक है वो लेने नहीं दे रहे हैं। ये चिट्ठी उन्होंने 13 जुलाई 2020 को लिखी। उन्होंने कल मुझे बताया, मैं उनसे वो चिट्ठी लेने गया था, ये चिट्ठी आप इसमें लगाएंगे। उन्होंने बताया कि उसका जवाब नहीं दिया, किन किन लोगों को भेजा गया, ज़रा वो सुन लीजिए जनाब। वो भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, वो भेजा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल बैजल को, वो भेजा गया जनाब चेयरमैन मेंबर अरविंद केजरीवाल जी को, वो भेजा गया जनाब मनीष सिसोदिया जी को, चीफ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भेजा गया जनाब श्री कैलाश गहलोत को, अभी बीजेपी में है जी। ये भेजा गया 13 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ समय। ये उसके बाद श्री राजेंद्र पाल गौतम, ये भी मंत्री थे जी, ये अब शायद उससे बाहर हैं। श्री गोपाल राय जी, ये अभी बीजेपी में यही आप में। अच्छा, उसके बाद श्री सत्येंद्र कुमार जैन, इन सबको चिट्ठी भेजी। जफ़र भाई के आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हिंसा हुई उसका भी कुछ नहीं कर पाए, और सिखों के लिए भी कुछ नहीं कर पाया मैं प्रेसिडेंट रहकर। इसका जवाब तक देने उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये समझ लीजिए। और मेरे प्यारे सुनने वालों, एक चीज़ समझ लीजिए, इस देश में जो हिंसा आम हो गई है, दो टकराएं आपस में, बस जान से मारते हैं, झगड़ा हो जाए, उसके बाद पार्किंग पर झगड़ा हो जाए आप कत्ल कर देते हैं, ज़रा सा दंगा हो जाए तो आप पूरा घर में जाके मार देते हैं। ये आपने कानून की फ़िक्र नहीं है, जान की फ़िक्र नहीं है। ये 1984 की देन है। सारे नेल्ली मैसेकर का तो किसी को पता नहीं लगा था क्या हुआ था, लेकिन सारे देश ने जब मीडिया भी होता था, उसने सारे देश ने देखा
कि आप कुछ भी कर लीजिए, कत्लेआम कर लीजिए, 24 घंटे टायर जलाकर आप जलाते रहेंगे, उसको कोई देखने वाला, उसको हटाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है। और लोग तमाशा देखेंगे, ये करेंगे, ताली बजाएंगे, बहुत भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि सिखों ने आज ये मॉडल टाउन के अंदर जहर मिला दिया पानी की टंकी में, तो फिर सिखों की एक बार वहाँ पर जो भी सिख मिलेगा उसकी पिटाई होगी। कितना टैक्सी वालों की कितनी टैक्सियाँ जलाई गई थी, हम सब जानते हैं, कितने गुरुद्वारे जलाए गए थे। आपने उसको सामान्यकरण कर दिया, आपने उसको नॉर्मल कर दिया। और ये जो शराब है ना शहीदों का, ये इस देश को ख़त्म करने के उस तक जाएगा। और आज जो कुछ हो रहा है, ये जो मोदी वगैरह सब आए हैं कि सारा यानी आज मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, ये सारा सिखों के खिलाफ बिल्कुल यही कर चुके हैं। मुसलमान बड़े पैमाने पर निकल कर नहीं आए, उनके लिए दूसरे लोग निकल कर नहीं आए, वो सारा कांग्रेस के प्रचार का शिकार हो गए, उसकी सज़ा देखी। और 84 का जो कत्लेआम है, जो इंसानों का खून बहा है, वो अब रुकेगा नहीं। आरएसएस के बहुत ऊंचे दर्जे के विचारक नाना देशमुख ने जो 8 नवंबर को जो दस्तावेज सर्कुलेट किया था, वो उसका टाइटल जो था वो था मोमेंट्स ऑफ सोल सर्चिंग, आत्मदर्शन के क्षण। इसका अनुवाद करके जो जॉर्ज फर्नांडिस जी के अखबार में छापा था, और उसका उन्होंने शीर्षक दिया था कि आरएसएस और इंका, कांग्रेस उस वक्त कांग्रेस इंका इंदिरा के नाम से जानी जाती थी, कि उनकी मिली भगत। इस दस्तावेज का एक बहुत शर्मनाक पहलू ये था कि ये आत्मदर्शन के क्षण किसके लिए? इस देश के लिए जो सिखों का कत्लेआम कर रहा था, इस राज्य के लिए जो मूक दर्शक बना हुआ था, न्यायपालिका जो चुप बैठी थी, उसने आंख नाक मुंह सब बंद किया हुआ था, ये उनके लिए नहीं उसका मतलब था। उसका मतलब ये इसका आरएसएस का जो ये नेता है, उसने ये आत्मदर्शन के क्षण सिखों के लिए जो मारे जा रहे थे उनको आत्मदर्शन करना था। उन्होंने सोल सर्चिंग करनी थी कि उनका कत्ल क्यों किया जा रहा है, उनकी बच्चियों को रेप क्यों किया जा रहा है, उनके घरों को क्यों जलाया जा रहा है। तो आप देखिए कि क्या मजाक था ये डॉक्यूमेंट। सोचना था देश ने कि हमने अपने सिखों के साथ क्यों किया। वो सिखों को कह रहा है ये बंदा कि सिखों ने आत्मदर्शन करना चाहिए। शर्मनाक बात थी, बहुत शर्मनाक दस्तावेज था ये, जिसकी हमने चर्चा भी की है। एक और शर्मनाक बयान जो 11 से 18 तक का, ये ज्वाइंट एडिशन था ऑर्गेनाइज़र का, 11 और 18 का 1984 में। उसमें देखिए बाला साहब के नाम से जो बयान दिया गया है कि वो जो महिलाएं थी, वो हमने अभी बताया था कि वो सबसे शी वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी, सब सारी दुनिया में उनको प्यार होता था और शून्य हो गया। उसके बाद मैं सारे देश के लोगों को कंसोल करना चाहता हूँ कि वो उनके बेटे और उनके परिवार के साथ सहानुभूति करें। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, आरएसएस सर कार्यवाह, ये शायद डिप्टी होता है, तो उन्होंने सारे ब्रांचेस को, सारी शाखाओं को, देश में जितनी भी आरएसएस की शाखा, उनसे कहा कि वो एक स्पेशल शाखा करें जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो शर्मनाक भयानक हत्या की गई है उसमें उनको रेस्पेक्ट करें। वो जो मर गए हैं, इंदिरा गांधी मर गई हैं, उनके लिए सहानुभूति प्रकट करें। अच्छा, ये जो है आरएसएस ने, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है कि इन्होंने 84 के कत्लेआम पर भी कोई शाखाओं को कहा हो कि वो शोक सभा करें। और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि जब ये कत्लेआम हुआ, नरसिम्हा राव जो है, जो आरएसएस का आदमी मैं तो मानता हूँ, तो वो होम मिनिस्टर था, और जब बाबरी मस्जिद ढाई जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये भी आप लिंक समझ सकते हैं कि आरएसएस के जो
आरएसएस के जो 2 प्रोजेक्ट थे, उन दोनों प्रोजेक्ट के वक्त में उनका अपना बहुत प्यार करने वाला नरसिम्हा राव जो है वो एक वक्त में होम मिनिस्टर है, दूसरे वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर है। सर हर साल आप बताते हैं दस्तावेज के आप रिलीज करते हैं, तो कुछ कहीं से कोई जवाब, कहीं से कुछ ना कुछ- कोई जवाब नहीं। वो आरएसएस वाले जो मैं भेजता हूँ जो, और सोशल उस पर भी फेसबुक को लगाता हूँ, तो आरएसएस वाले के तू जो है कश्मीरी पंडितों का नहीं सोचता है। अच्छा, वो जानते नहीं है कि मैंने कश्मीरी पंडितों के लिए जो लिखा। अच्छा, दूसरा एक झूठ ये है, कश्मीर में सिर्फ पंडित नहीं, इन्होंने इतना संकोचित कर देते ना, हिंदू सिख मुसलमान सबको मारा गया। मुसलमान के जो लीडर्स थे, बड़े बड़े सेकुलर लीडर थे, उनको सबको पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने मारा, कश्मीर के जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने मारा। और मैं उनके लिए यानी आप क्या इनको क्या जवाब देना है, इनको क्या करना है। जैसे इन्होंने तो पंडितों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने उनके साथ सरकार चलाई जिनको वो कहते थे कि मुफ्ती, वो क्या नाम है महिला का, जो उनकी चीफ मिनिस्टर थी आरएसएस के साथ, महबूबा मुफ्ती। जी जी। मैं बीजेपी नहीं कहता हूँ, मैं आरएसएस कहता हूँ, क्योंकि आरएसएस ही है ये सारा। वो तो 2 अक्टूबर को मोदी जी ने भी कह दिया कि सब आरएसएस है। तो यानी आप कह रहे हो मुफ्ती मोदी और उनकी पार्टी ने, पीडीपी ने वो सारा कत्लेआम कराया था, उनके साथ हमने सरकार चलाई नहीं चलाई, मैंने चलाई, मुसलमानों ने, हमने चलाई क्या? तो मतलब ये ना, मतलब ये काफ़ी ख़राब कर चुके, और ये पूरा 84 दोहराते रहेंगे। कभी शिकार मुसलमान होंगे, कभी ईसाई होंगे, कभी दलित होंगे जो हो रहे हैं, ये इन्होंने करना है हमेशा ही। अब साउथ इंडिया को सारा साउथ इंडिया जो है वो एंटी नेशनल है ना जी, वो सनातन धर्म के विरोधी है। सर बस चलते चलते ये चीज़ कोई बता दिए, तब जब ये सब हुआ था तब तो शायद इतना स्ट्रांग संगठन नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब इन दस्तावेज़ों का क्या होगा? कुछ नहीं, हम देखिए, मेरे को बचपन में लोग कहते हैं कि वो मज़हब का भी हिस्सा है। आप लोग बचपन में मेरे दादा जान मुझे बताते थे कि क़ुव्वत है तो जुल्म हो रहा है तो जाकर खड़े होकर रोको, नहीं उतनी ताकत है तो बोलो, कहो कि ये नहीं होना चाहिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो दिल में वो करो। तो मेरे पास तो क़ुव्वत और ताकत थी, तो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। देखिए ना, हमने अपना काम करना है और उसका नतीजा भी हो रहा है। क्या आप क्या मेरे दोस्तों को हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, क्या आप जानते हैं कि 84 के कत्लेआम में हम लोगों ने कितना नाटक किए हैं? 2000 नाटक किए हैं साधारण लोग के। वो फ़ोटो आपने लगाना चाहिए, मैं आपको भेज दूँ, वो उसमें है, मैंने जो स्टोरी भेजी है उसमें। और उसमें मनोज वाजपेयी 2000 शोज़ में 84-85 में मनोज वाजपेयी बड़ा रोल करते थे उसमें। तो अच्छा, फिर बस 1-2 लाइनें मैं करूँगा, तब भी वही था, आज भी वही है। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। साथी बृजमोहन का गीत है, 2 लाइनें मैंने गाई। बहुत शुक्रिया। तो आज 1984 में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार, क्या क्या बातें हुई, सब आपको बताया। इसी तरह इतिहास के पन्ने पलटेंगे और हकीकत आपके सामने दास्वतंत्र लाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। आज हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब थे, ऐसे ही इनसे बात करेंगे, कुछ और इतिहास के पन्नों की हकीकत आप तक लाएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।